नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों के बारे में, विशेष तौर पर मैला आंचल उपन्यास के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। मैला आंचल की भूमिका भी देखेंगे और मैला आंचल की विषय वस्तु, मुख्य समस्या पर बात करेंगे और डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास से मैला आंचल के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह का मत भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म क्या है, 1921 और मृत्यु 1977 है। इसके बाद हम जानते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के कथा साहित्य में अंचल विशेष की जेहालत, अंधविश्वास, भोलापन, तिकड़म, माटी की महक, लोक संस्कृति, गांव की बोली बानी को जिस समग्रता के साथ साकार किया गया है वह अद्वितीय है। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने तो कई उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू रोड आदि। लेकिन इन उपन्यासकार की जो ख्याति है विशेष रूप से वो किसके लिए है? उनके दो प्रमुख उपन्यास मैला आंचल और परती परी कथा के लिए, और इसे वे आंचलिक उपन्यास कहते हैं। ठीक है, मैला आंचल के संबंध में उनका क्या कहना है कि यह एक मैला आंचल है, यह एक आंचलिक उपन्यास है और इसका कथानक पूर्णिया है। तो ये बात वो कहाँ कहते हैं? मैला आंचल की भूमिका में। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954 है। और इसके प्रथम संस्करण की भूमिका, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उसको देखते हैं। रेणु जी लिखते हैं इस उपन्यास की भूमिका में कि यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर नेपाल है, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं, मिथिला की विभिन्न सीमा रेखाओं ने इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। विभिन्न सीमा रेखाओं से जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांवों का प्रतीक मानकर, यानी मैला आंचल जो उपन्यास है न सिर्फ एक अंचल विशेष का बल्कि सभी पिछड़े गांवों का प्रतिनिधित्व है। क्या लिखते हैं? मैंने एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। अब यहाँ महत्वपूर्ण कथन क्या कहते हैं इस उपन्यास के बारे में कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से भी दामन बचाकर नहीं निकल पाया। कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ। पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। यह रेणु जी का वक्तव्य है मैला आंचल की भूमिका में। तो इन्होंने इस कथा में ग्रामांचल को, है ना, इसे आंचलिक उपन्यास कहने से, इस उपन्यास को आंचलिक उपन्यास कहने से इसकी सीमा संकुचित हो जाती है। क्यों? क्योंकि रेणु जी ने खुद कहा है कि इसके एक गांव को तो मैंने लिया है, लेकिन ये सभी पिछड़े गांवों का प्रतीक है। ठीक, तो बच्चन सिंह का ये मत है कि इसको आंचलिक कहने मात्र से इसकी सीमा संकुचित हो जाती है, अतः इसे ग्रामांचल के उपन्यास कहना चाहिए, ये अधिक औचित्यपूर्ण होगा। और इस तरह के उपन्यास केवल रेणु ने लिखे हैं, ऐसे उपन्यास जिनका नायक ग्रामांचल हो। इसमें कोई नायक विशेष नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा गांव ही इसमें एक नायक के रूप में उभरता है। ये नायक अपनी सीमाओं में बंधे रहकर भी उसके पार जाते हैं। ग्रामांचल ही इसका नायक है। कथा वस्तु इसकी क्या है देखिए। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामोत्थान की ओर गया। रेणु ने अपनी गहरी ग्रामीण संवेदना के आधार पर मेरीगंज गांव, इसमें किसे लिया गया है? पूर्णिया जिले के मेरीगंज, बिहार के पूर्णिमा जिले के मेरीगंज गांव को। तो रेणु ने अपनी गहरी ग्रामीण संवेदना के आधार पर मेरीगंज गांव को, उसके संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत औपन्यासिक रूप दिया है।
रेणु का गांव प्रेमचंद्र का गांव नहीं है। यहाँ बच्चन सिंह तुलना कर रहे हैं प्रेमचंद्र के उपन्यासों में जो गांव है और रेणु का जो गांव है। रेणु का गांव प्रेमचंद्र का गांव नहीं है। यहाँ पुरातन जड़ता और नवीन गत्यात्मकता की टकराहट है। विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंतर विरोध हैं। बिरादरीवाद की कड़वाहट है। इनके बीच बजती हुई लोक संस्कृति की सहनाई है। रूपात्मक विन्यास में भी यह प्रेमचंद्र के गोदान से भिन्न है। यानी प्रेमचंद्र का जो गोदान, जो कि ग्रामीण जीवन के कथानक पर ही आधारित है, और मैला आंचल, दोनों का जो विन्यास है, रूप विन्यास है, वह अलग अलग है, भिन्न है। यह ग्रामीण उपन्यासों की नैरेटिव परंपरा को तोड़ता हुआ एक कोलाज बनाता है, ऑर्केस्ट्रा का बिंब उभारता है। देखिए, ये सारे मत बच्चन सिंह के हैं। ऐसा बिंब न रेणु के गुरु सतीनाथ भादुड़ी के ढूढ़ाए चरितमानस में मिलेगा और न ताराचंद बंदोपाध्याय में। यहाँ एक तथ्य पता चल रहा है कि रेणु के गुरु कौन थे, रेणु के साहित्यिक गुरु कौन थे फणीश्वरनाथ रेणु के? सतीनाथ भादुड़ी। ठीक है। अब मैला आंचल की कथा वस्तु क्या है? पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव में मलेरिया उन्मूलन के लिए डॉक्टर प्रशांत का प्रवेश एक घटना है। डॉक्टर प्रशांत इसमें एक मुख्य पात्र है। प्रशांत देखता है कि गांव में तरह तरह के कीटाणु हैं। कैसे कीटाणु हैं? मठ, जमींदार, स्त्री पुरुष का अवैध अमानवीय संबंध, भ्रष्टाचार, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, राजनीतिक मूल्यहीनता आदि। उसकी समस्या इन कीटाणुओं को नष्ट करने की भी है। यानी वह इन बुराइयों को खत्म करना चाहता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार में वामन दास जैसे ईमानदार गांधीवादी रास्ते को ही अपनाते हैं और भविष्य समाजवाद में देखते हैं। इसे अंतर्विरोध नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गांधीवाद और समाजवाद दोनों को साथ साथ लेकर चलने का समय आ गया है। समय आ गया है कि गांधीवाद और समाजवाद में तालमेल बिठाया जाए। उपन्यास के अंत में प्रशांत एक दो मुहानी पर खड़ा है। कमला और ममता उसके बच्चे को उसी के भविष्य की सुरक्षा में पटना ले जाने का निश्चय कर चुकी हैं और प्रशांत गांव में प्यार के फसल उगाने का निर्णय लेता है। उपन्यास की अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियों को हम एक बार देख सकते हैं। देखिए, उपन्यास की अंतिम महत्वपूर्ण पंक्ति में प्रशांत क्या कहता है? प्रशांत कहता है,